हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है टी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आप उसके वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम रखा गया है वो क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अब दोस्तों, तीन टाइप की होती है। जैसे कि पहला होता है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है कंपनी। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाने के लिए कोई अलग से लॉ नहीं होता, लेकिन कंपनी बनाने के लिए एक अलग से लॉ होता है जिसमें कंपनी को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, जो भी कंपनी डिफिकल्टीज फेस करती है उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीजों को कैसे करना है, वो सारी चीजें लिखी रहती है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, और साथ ही साथ कुछ कंपनी के जो मेन पार्ट्स है जैसे कि एमओए, एओए, ये सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपकी नॉलेज इससे इंप्रूव हो तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करिए कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होगा अगर वीडियो देखने के बाद, तो सबसे पहले कमेंट करिएगा कि आपका डाउट क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। अब दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि जब भी एक कंपनी को फॉर्म करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, तब उसमें कौन सी प्रोसेस होती है और उसमें कौन सी स्टेजेस होते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी के फॉर्मेशन में कौन से स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रमोशन। मान के चलो, कंपनी जनरेट कैसे होगी, कंपनी बनेगी कैसे, जब एक आदमी या एक इंसान ये सोचेगा कि मेरे को एक नया बिजनेस करना है। वो ये सोचेगा कि मेरे को वो बिजनेस में क्या क्या करना है। वो ये सोचेगा कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट का बिजनेस करना है या कौन से सर्विस का बिजनेस करना है। वो ये सोचेगा मेरे को कौन से वर्क फोर्स की ज़रूरत है, कितने डायरेक्टर होंगे, कितने मेंबर होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें वो सोचेगा, उसके बाद ही वो कोई काम करेगा। तो सबसे पहला होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है आइडिया को जनरेट करना, यानी कि दिमाग में आइडिया को लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना कंपनी बना के। प्रमोशन का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, यानी कि कोई भी चीज़ को आप व्यक्तित्व तौर पर ला रहे हो, असलियत बना रहे हो। तो अगर आप अपने आइडिया को जनरेट कर रहे हो और उसको एक कंपनी का फॉर्म दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। तो सबसे पहली चीज़ें तो यही ज़रूरत है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को आप एक कंपनी की फॉर्म में देख रहे हो, तो ये होता है प्रमोशन। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन। अब दोस्तों, जब आपने कोई आइडिया सोचा और उस आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट करके उसको बहुत आगे ले जाने के बारे में सोचा, तो दूसरी बात आप क्या करोगे, कंपनी बनाओगे, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेट करना कंपनी को। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको किसी न किसी ऐसे जगह पर जाना होगा जहाँ पर कंपनी बनती हो, जहाँ पर कंपनी के सारे काम होते हो। तो वैसे जगह को बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि यहाँ पर कंपनी जो भी चीज करती है उसको रजिस्टर करवाती है। तो अगर किसी को कंपनी बनानी है तो वो कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जब मैं एप्लीकेशन भरूंगा तो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सबमिट करूंगा, और रजिस्ट्रार बदले में मेरे को क्या देगा, कि सर्टिफिकेट देगा कि आप जो है सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट हो चुके हो। एंड ऑब्टेनिंग द सेम, आफ्टर द सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड, ए कंपनी बिकम्स ए वैलिड एंटिटी इन द बुक्स ऑफ लॉ। एक बार अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप जो है वैलिड एंटिटी मान लिए जाते हो, यानी कि आप एक कंपनी मान लिए जाते हो। तो सबसे पहले दो स्टेजेस क्या है, सबसे पहले प्रमोशन यानी कि आइडिया को सोचना और उसको एक कंपनी के जरिए बहुत आगे तक लेके जाने की सोच रखना। दूसरा, उस सोच को वास्तविकता में कन्वर्ट करना एक कंपनी बना के। तीसरा, इशूइंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप खुद पैसा लगा देते हो,
ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप एक छोटा सा बिजनेस होता है, आप खुद पैसा लगाते हो जिसको बोलते हैं कैपिटल। अगर दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में भी अगर आप दो पार्टनर हो तो आप खुद पैसा लगाते हो जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन दोस्तों कंपनी एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है जहां पर बहुत ही ज्यादा फंड की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका आइडिया इतना बड़ा है कि आप अपने पैसे से उस आइडिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। अब जो पैसे लगेंगे वो आपके पास कहाँ से आएंगे? आप उसको पब्लिक से ले सकते हो। अगर आप पब्लिक से पैसे लेते हो तो आपको पब्लिक को उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, प्रूफ कि पब्लिक ने आपको पैसा दिए हैं। तो अगर कोई पब्लिक आपको 10 रुपए देती है तो आप उसके बदले 10 रुपए में कंपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को देते हो। तो इसको बोलते हैं इशूइंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर देखो, शेयर्स और डिबेंचर दोनों अलग अलग टॉपिक है। आप अकाउंट्स में अच्छे से समझ जाओगे कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है। मैं यहाँ पर उतने डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक अकाउंटिंग पार्ट है, तो आप डेफिनेटली अकाउंट्स में जाकर समझिए कि शेयर्स क्या होता है और डिबेंचर्स क्या होता है। तो तीसरा जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करने होंगे। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स रेजिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग स्टॉक्स एंड डिबेंचर टू द पब्लिक। इसके बाद आता है चौथा, जब आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। इन दिस स्टेज द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड एंड कंपनी कमेंसेस द बिजनेस। बिजनेस कमेंसमेंट। तो अब अगर आपको कोई भी सवाल पूछे कि भाई साहब कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी को फॉर्म करने के कौन से स्टेजेस है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले प्रमोशन होता है, आइडिया लाना, उस आइडिया को कंपनी के फॉर्म में बहुत आगे तक लेके जाने की सोच रखना। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो। तीसरा होता है इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, जब आप शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करके पब्लिक से पैसा लेते हो। और चौथा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस को असलियत में स्टार्ट करते हो। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। दूसरा, लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। अब हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें कंपनी को फॉर्म करना है तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इस आंसर में आपको लिखना है डॉक्यूमेंट्स का नाम। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के नाम में क्या क्या चीजें आती है और उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है। सबसे पहला आता है MOA, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं समझ आया MOA, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक पूरा क्वेश्चन MOA और AOA के ऊपर है। अब AOA क्या है? AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों चीजें आपको कंपनी बनाने के लिए लगती है। आप ये दोनों चीजों को याद रखिए, MOA AOA। MOA AOA ये दोनों चीजें रहती है, क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है डायरेक्टर्स अप्रूवल कंफर्मिंग दैट दे विल बी फंक्शनिंग एज डायरेक्टर एंड बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। तीसरा ये होता है कौन कौन कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, वो लिखित में देता है कि भाई मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। और ऐसे ही किसी पर्सन को डायरेक्टर नहीं बनाया जाता है, सबसे पहले उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, क्या वो बिजनेस के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और हो सकता है किसी किसी कंपनी में डायरेक्टर को शेयर खरीदना अनिवार्य हो, कंपलसरी हो, तो उस केस में उसको क्वालिफिकेशन शेयर बाय करने पड़ते हैं। अभी इस शेयर का नाम क्वालिफिकेशन शेयर क्यों रखा गया? क्योंकि वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड तभी होगा जब उसके पास कुछ अमाउंट के शेयर्स होंगे। तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ये है, कौन कौन डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर का अप्रूवल और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन शेयर को कौन कौन बाय करने वाला है। चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है विद द मैनेजिंग डायरेक्टर और समवन हु इज गोइंग टू बी गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। एक एग्रीमेंट बना जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर के पोस्ट में बैठ रहा है उनके साथ एग्रीमेंट कराया जाएगा कि आपको इतने साल तक काम करना है और आपको ये चीजें देखनी है, और आप अपनी कैपेसिटी में काम नहीं करोगे, जो भी काम करोगे वो कंपनी की कैपेसिटी में करोगे, कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी है, तो ये है आपका चौथा डॉक्यूमेंट। पांचवा डॉक्यूमेंट है ए लेटर फ्रॉम रजिस्ट्रार कंटेनिंग अप्रूविंग द नेम ऑफ कंपनी।
अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक होता है रजिस्ट्रार, जहाँ पर हम जाते हैं और कंपनी को रजिस्टर करते हैं। तो अगर हमको कंपनी को रजिस्टर करना है तो कंपनी के कुछ नाम होने चाहिए। अब दोस्तों 2 कंपनी के सिमिलर नाम नहीं हो सकते, नहीं तो क्या होगा कि एक कंपनी की गुडविल का फ़ायदा दूसरी कंपनी उठा लेगी, है ना? तो अब आपको हर कंपनी का नाम अलग-अलग होता है। तो इसीलिए आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करते हो कि भाई मेरे को ये नाम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डी कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको ऐसा नाम चाहिए तो आपको वहाँ जाकर पूछना पड़ेगा कि क्या ये नाम अवेलेबल है? नहीं है, तो आपको कम से कम 3-4 नाम लिख कर देने होंगे सीक्वेंस वाइज़ कि पहला अवेलेबल नहीं हो तो दूसरा, दूसरा नहीं हो तो तीसरा, तीसरा नहीं हो तो चौथा। तो वो रजिस्ट्रार देखेगा। फिर वो आपको उसके बदले में एक लेटर देगा जिसमें लिखा होगा कि ये वाला नाम आपके लिए अवेलेबल है और ये वाला नाम आपको एलोकेट किया जाता है। तो 5वां डॉक्यूमेंट ये है कि आपको अपने नाम अप्रूव करा के लाना है रजिस्ट्रार से। ठीक है दोस्तों? इसके बाद 6वां डॉक्यूमेंट है अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल लीगल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड। अब दोस्तों अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपको दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। पैन कार्ड बनाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, इसके साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल लेने हैं आपके बिजनेस के लिए। तो आपको एक ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देना है कि मैंने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया है। ये है 6वां पॉइंट। उसके बाद 7वां पॉइंट है a notice stating the exact address of the office. It can also be submitted within 30 days of being incorporated. 7वां पॉइंट ये है कि 7वां डॉक्यूमेंट ये है कि आपकी जो ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका कंप्लीट और एग्जैक्ट एड्रेस देना। क्योंकि जब भी रजिस्ट्रार को आपसे कम्युनिकेट करना होगा तो वो आपको फ़ोन नहीं लगाएगी, वो आपको या तो ईमेल करेगी या तो लेटर भेजेगी। अब ईमेल के लिए तो ईमेल एड्रेस आप दे दोगे, लेकिन अगर आपको कोई लेटर भेजना है तो आपके लिए एग्जैक्ट एड्रेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एड्रेस आप इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 7 डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ एक और जो है पेमेंट एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। जो भी आप रजिस्ट्रेशन फीस भरते हो एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास, उसका वो पेमेंट एविडेंस देता है, उसको भी आपको अटैच करना है। तो ये 8 चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला एमओए, दूसरा एओए, तीसरा डायरेक्टर का अप्रूवल, चौथा एग्रीमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर, 5वां लेटर फ्रॉम रजिस्ट्रार कंटेनिंग अप्रूविंग द नेम ऑफ कंपनी, 6वां स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की हमने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, 7वां नोटिस की आपका एड्रेस एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पर है, और 8वां जो भी आपने पेमेंट किया रजिस्ट्रेशन फीस का उसका एविडेंस। ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमने बहुत ही इजीली इसको खत्म कर दिया। अब मात्र 3 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? आपके लिए एक नया वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, प्रोस्पेक्टस। इट इज नेसेसरी, इज इट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू फाइल ए प्रोस्पेक्टस? पहली बात, ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है? दूसरी बात, क्या ये प्रोस्पेक्टस सारी कंपनी को फाइल करना पड़ता है? फाइल करना पड़ता है से मतलब है कि ये प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट तो है, ये तो हमने क्वेश्चन में बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट की तरह होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस एग्जैक्टली होता क्या है? इसको हम पहले मैं आपको एक जनरल टर्म्स में समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब आप शेयर इशू करते हो तो सामने वाली पब्लिक जो है वो आपके शेयर खरीदती है, लेकिन सामने वाली पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि आप शेयर इशू करने वाले हो? उनको सपना थोड़ी आएगा, हाँ भाई मैं वो सो रहा है, वो सो रहा है, और अचानक से एक देवी देवता प्रकट हुए उसके दिमाग में और बोले भाई डी कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है तो आप जाकर खरीद। वो उठा और वो शेयर खरीद लिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता होगा जिससे पब्लिक को पता चले कि डी कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड एक शेयर इशू कर रही है। तो उस एडवर्टाइजिंग के जो फॉर्म रहता है ना उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। यानी कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इशू किया जाता है कि भाई हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर की प्राइस इतनी होगी और अलॉटमेंट का टाइमिंग ये होगा, आपको पैसे इतने इतने टाइम पर भरने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ये प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन फॉर्म
a company to the general public informing about availability to purchase or subscribe shares and debentures issued by the company। जैसे कि मैंने आपको बताया एक इनविटेशन होगा कि आप आइए और पैसे लगाइए हमारे कंपनी में, तो ये होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनविटेशन फ्रॉम अ कंपनी टू पब्लिक फॉर परचेज ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी। अब दोस्तों आईपीओ क्या होता है? फिर एक नया वर्ड आईपीओ, आपने बहुत सुना होगा, मार्केट में अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, इसके पहले बर्गर किंग का आईपीओ आया था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो पहले पब्लिक से पैसा नहीं लेती, पहले अपने पैसे से काम करती है और उनके पास सारे शेयर्स रहते हैं कंपनी के। उसके बाद जब वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तब जो है वो शेयर इशू करती है। और जब वो पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है पहली बार, तब उसको बोलते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर रखिएगा, कोई भी टर्म्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO, also known as initial public offering, and is a source of raising of fund from the public। पब्लिक से पैसा रेज करना है तो आपको आईपीओ करना पड़ता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको सबसे पहले पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, इन्विटेशन देना पड़ेगा, फिर द पब्लिक आपको पैसा देगी, फिर आप पब्लिक को शेयर्स दोगे। तो ये होता है प्रोसीजर। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मेरी कंपनी प्राइवेट है तो नाम में ही प्राइवेट है, यानी कि मैं पब्लिक से पैसा नहीं लूंगा, अपना पैसा खुद लगाऊंगा। तो अगर मैं अपना पैसा खुद लगा रहा हूं तो क्या मैं अपने आप को प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा? ये ले दीपक भाई, ये ले प्रोस्पेक्टस और खुद अपनी कंपनी में पैसा लगा ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में देयर इज नो नीड टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस एज प्राइवेट कंपनी आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इशूइंग आईपीओ। प्राइवेट कंपनी आईपीओ इशू नहीं कर सकती, यानी कि पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती। खाली पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है, प्राइवेट कंपनी में खुद जो कंपनी बनाएगा वो खुद का पैसा लगाएगा। तो अगर मैं डी कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाता हूं तो मैं खुद पैसा लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं डी कॉमर्स लिमिटेड बनाता हूं तो सारी पब्लिक उसमें पैसा लगा सकती है। सिंपल था दोस्तों। अ प्रोस्पेक्टस कैन बी रिक्वायर्ड इफ द एम इज टू जनरेट फंड्स फ्रॉम पब्लिक। ये तो मैंने आपको बताया। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस उनको देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको आईपीओ करना ही नहीं है, क्योंकि उनको पब्लिक से पैसा लेना ही नहीं है। सिंपल। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब बचे हैं मात्र 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, a statement submitted to the registrar containing names and address of shareholders with the number of shares that are allotted to each of them is called return of allotment। अब दोस्तों मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि सबसे पहले आपको जो है प्रोस्पेक्टस भेजना है, इन्विटेशन भेजना है, उसके बाद पब्लिक जो है आपके पास आएगी, आपको पैसा देगी, फिर आप पब्लिक को शेयर दोगे। ठीक है, फिर आप एक डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसमें लिखोगे कि भाई साहब मेरे शेयर होल्डर कौन कौन है। शेयर होल्डर यानी कि जिनको मैंने शेयर इशू किए हैं। तो सबसे पहले नाम आएगा राहुल। हाँ भाई, राहुल के पास 10 शेयर है। फिर आएगा राम, राम के पास 10 शेयर है। फिर आएगा श्याम, श्याम के पास 10 शेयर है, या फिर किसी के पास 50 शेयर है। तो ऐसे जो भी नाम्स होंगे और उनका नाम के साथ साथ उनका एड्रेस भी लिखा होगा कि भाई साहब जो राहुल है वो रहता है रायपुर में, जो राम है वो रहता है मुंबई में, जो श्याम है वो रहता है कोलकाता में, फिर जो आगे वाला पर्सन है वो रहता है दिल्ली में। तो ऐसे नाम, उनके पास कितना शेयर्स है वो, और उनका नाम, ये तीनों चीजें लिखा रहता है एक डॉक्यूमेंट में, जिसको हम जमा करते हैं रजिस्ट्रार के पास। क्योंकि रजिस्ट्रार को भी तो पता होना चाहिए कि अगर हमने कंपनी बनाई है तो उसमें कौन कौन पैसा लगा रहा है ना। तो वो रजिस्ट्रार हमसे मांगता है और हम उनको ये सारी डिटेल देते हैं, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि हमने पब्लिक को शेयर्स अलॉट किया तो उसका जो भी डिटेल है वो हम देते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में। ठीक है। अब दोस्तों इसको कौन साइन करता है? साइन करता है डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, वो जो आप फिल्मों में सेक्रेटरी देखते हो वो सेक्रेटरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी। डायरेक्टर यानी कि कंपनी का डायरेक्टर। कब तक जमा करना है? 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि मैंने अगर आज की डेट में उसको शेयर दे दिए तो शेयर देने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर मेरे को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। इट शोज दैट द कंपनी हैज रिसीव द मिनिमम नेसेसरी सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए कि ये दिखाता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई साहब? मैं आपको बताता हूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी को मार्केट से 100 करोड़ रुपए लेने हैं तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, इनविटेशन देगी, फिर पब्लिक पैसा लगाएगी। अब जरूरी तो नहीं कि उन्होंने 100 करोड़ मांगे और उनको 100 करोड़ मिल जाए। हो सकता है उनको 110 करोड़ मिले, हो सकता है उनको 80 करोड़ मिले, हो सकता है 50 करोड़ मिले, हो सकता है 99 करोड़ मिले, हो सकता है 95 करोड़ मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक रूल है, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर किसी कंपनी को 90% से ज्यादा पैसा नहीं मिलता तो वो मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करती, तो उसको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी कि वो आईपीओ इशू नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ के लिए मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया लेकिन पब्लिक ने मेरे को 110 करोड़ दिया, तो क्या मैं शेयर्स दे पाऊंगा? दे पाऊंगा, क्योंकि 100 करोड़ का 90%, 90 करोड़, उससे तो ज्यादा ही है 110 करोड़, दे पाऊंगा। अगर कंपनी ने अगर पब्लिक ने कंपनी को 95 करोड़ दिया, 100 करोड़ नहीं दिया, 95 करोड़ दिया, तो क्या मैं आईपीओ इशू कर पाऊंगा? कर पाऊंगा, क्योंकि 90% से ऊपर है। लेकिन अगर कंपनी को पब्लिक ने 89 करोड़ दिया तो मैं आईपीओ इशू नहीं कर सकता। और जो मैंने 89 करोड़ लिए हैं ना, वो भी मेरे को वापस देने पड़ेंगे, और अगर मैं वापस देने में लेट कर दूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। ये सारी चीजें बहुत ही हाई लेवल की है, मैं आपको सीए की लेवल की चीजें जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके लिए लाइक तो बनता है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। अब आता है यहाँ पर एक नया वर्ड, जो कि हो सकता है आपने पहले सुना हो सकता है आपने पहले ना सुना हो। एट विच स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी डज इट इंटरेक्ट विथ सेबी? सेबी, SEBI, इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? जो भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, क्या वो कंपनी सही जगह पर उस पैसे को लगा रही है? क्या वो पब्लिक को धोखा तो नहीं दे रही है? अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है तो क्या वो सारे नॉर्म सेटिस्फाई कर रही है, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पर। सेबी देखता है, हम नहीं देखते, सेबी देखता है। तो सेबी की जरूरत कब पड़ती है कंपनी में? कब पड़ती है? अगर कंपनी खुद के प्रमोट अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, अगर मैं खुद का पैसा यूज कर रही हूँ, तो सेबी को क्या लेना देना? सेबी थोड़ी आएगी, मैं पब्लिक का पैसा यूज नहीं कर रहा हूँ। सेबी कब आती है? जब अगर पब्लिक का पैसा यूज करते हैं। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो सेबी कब आएगी? जब कंपनी आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालेगी, अगर वो प्रोस्पेक्टस निकालेगी, पब्लिक से पैसा लेगी, तभी उसको सेबी के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको सेबी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं इसके आंसर में। द स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज दैट स्टेज वेयर अ कंपनी नीड्स टू इंटरेक्ट विद सेबी, यानी कि अगर आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन का चाहिए पब्लिक से, आप चाहते हो कि पब्लिक आपके कैपिटल में पैसा लगाए, तभी आपको सेबी के पास जाना है। दस इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज ड्यूरिंग द फेज द कंपनी लुक्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर। इंटरेक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पैसा ले रहे हो पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स। अब दोस्तों शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये आपको अकाउंट्स की क्लास में अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद आते हैं, फॉर इशूइंग सच शेयर्स द कंपनी हैज टू फॉलो रूल्स सेट बाय सेबी। अब अगर आपको शेयर इशू करना है और पब्लिक से पैसा लेना है तो आपको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो आप सेबी ने लिखे हुए हैं। सो इट बिकम्स एसेंशियल टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम सेबी बिफोर इशूइंग ऑफ शेयर्स और मूविंग अहेड विद कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है सेबी से इंटरेक्ट करो और जो भी सेबी ने नॉर्म्स रखे हैं, जो भी कंडीशन रखी है, उसको फुलफिल करो किसी भी शेयर को इशू करने से पहले। दोस्तों ये था कंप्लीट शॉर्ट
क्वेश्चंस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए आपका डाउट, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।